Good afternoon, guys. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your economical chapter 16, economic liberalizations and globalizations. आज हम लोग आपको जो है इकोनॉमिक लाइब्रेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो है मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक लाइब्रेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा व्यू ले लेंगे। जब 1900 व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, आवर गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पैथ ऑफ प्लानिंग टू अचीव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी जो सरकार है उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना था और ऐसा प्लान किया था ताकि कैसे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी डेवलप हो जाए। It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans। तब 5 साल का एक प्लान किया गया था ताकि ये 5 साल में हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसकी सुधार हो जाए और हमको वो अचीवमेंट्स मिले। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस। ये सब समय में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस किया गया था। ऑल्दो मेनी ऑफ दिस प्लान्स वर कंप्लीटेड, इस वजह से बहुत सारे जो प्लान हैं वो कंप्लीट हो गए। सक्सेस हुए वॉज नॉट अटेंड इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ट्रू सेंस में बहुत ही खराब गया। हियर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द कॉजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ डिटरमिनेट। तब गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया ताकि उसको इस इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि क्यों जो है हमारा ये प्रोग्राम जो प्लानिंग हम लोगों ने किया था 5 साल का वो क्यों फेल हो गया। टू गिव अ न्यू फॉर्म टू डिफरेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज इन ऑर्डर, तो उन्होंने कुछ नया फॉर्म दिया डिफरेंट एकदम इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। रेक्टिफाई जैसे एरोज डन इन द पास्ट, जैसे पास्ट में हुआ था वैसा कुछ भी नहीं। इन दैट रिगार्ड उस समय इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में सच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड विथ गुड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ ऐसे रिफॉर्मेंट्स थे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है हम जानते हैं। उसमें पहला था लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। 3 कैटेगरी थे, पहला लिबरलाइजेशंस, फिर प्राइवेटाइजेशंस एंड थर्ड जो थे ग्लोबलाइजेशंस। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस जो पहला था वो आज हम लोग जानेंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सरकार था वो ग्रेजुअली रिड्यूस करते, उसमें सब रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, कंट्रोल कर रहे थे ताकि प्राइवेट सेक्टर में उसमें मतलब उत्साह मिले ताकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो आगे से बेटर हो। दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लाइब्रेशंस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ना, इकोनॉमिक लाइब्रेशंस। अगर एक सेंटेंस में हमको जवाब देना हो तो हमको क्या कहना है कि गवर्नमेंट मेड मेनी रेस्ट्रिक्शंस एंड एनकरेज टू द प्राइवेट सेक्टर is called economic liberalizations। ready? Many economic reforms related to liberalizations, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे liberalizations में। उसमें से which were made in the earlier period were as follows, उसमें से कुछ जो पहले बने थे वो अब नीचे दिया गया है। फर्स्ट, there was reservations for 18 industries, जो 18 इंडस्ट्रीज थे उसका रिजर्वेशंस। For the industries other than then, completions to take government permissions were unlimited। जो उसमें उसके पूरे जो इस 18 कंपनी में गवर्नमेंट का जो परमिशन था वो पूरा एलिमिनेटेड था, उसको एलिमिनेट किया गया था। एरियाज अदर देन रेलवेज, ऑटोमेटिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो जगह थे, जो रेलवे थे, जो ऑटोमिक एनर्जी थे, जो डिफेंस थे, ये सब प्राइवेट सेक्टर में उसको खोला गया। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशंस फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसिल। जो ट्रेडिशन थे कंपल्सरी जो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इंडस्ट्री बनाओ तो वो कैंसिल किया गया। चौथा,
Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollutions and are not hazardous for environment was cancelled. जो प्रोविजंस मिले थे गवर्नमेंट को, जो परमिशन मिला था जो इंडस्ट्री बनाने में, तो वो कारण नहीं था जो पोल्यूशन थे, तो पोल्यूशन ज़्यादा फैलना चाहिए, ये ज़्यादा मतलब नुकसान दे रहे थे, इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही दूषित हो रहा है, इसलिए उसको कैंसिल किया गया। अब एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशंस, लिबरलाइजेशंस का एडवांटेज क्या था? फर्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशंस प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी। लिबरलाइजेशन से देखा जाए जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले थे टू मेक अनकॉन्स्टेंट डेवलपमेंट विच लीड द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले थे जो कि ना हमारे जो है अनकॉन्स्टेंट जो डेवलपमेंट है उसको जो लीड कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, बढ़ोतरी के लिए। दूसरा, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशंस, जो एक्सेप्टिंग पॉलिसी थे लिबरलाइजेशंस का, जो एक्सेप्टिंग पॉलिसी थे लिबरलाइजेशंस का, तो वो जो थे जो लिबरलाइजेशंस का एक्सेप्टिंग पॉलिसी था, तब ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग इम्पेशियस, देयर हैज बीन ब्रिज इन ग्लोबल ट्रेड। मतलब सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर भी ट्रेडिंग कर रहे थे ताकि उसमें मतलब बढ़ोतरी हो, हमारे जो आर्थिक सुविधा है उसमें बढ़ोतरी हो। अब जो है तीसरा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम लोग फॉरेन के साथ मतलब विदेश में अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो जो मनी है फॉरेन का वो हमारे साथ एक्सचेंज होगा। इंटरनल इंटरफैक्चर्स फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। इंटरनल अंदर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थे वो बढ़ गया लिबरलाइजेशन की वजह से। डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या था ना? इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शंस मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। जो डिक्रीज था रेस्ट्रिक्शंस का, उसका जो मोनोपोली था वो कभी चेक नहीं किया। दो, एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही पेड करना था। इंडिया हैज़ रिमाइंड बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड। इंडिया जो थे वो बहुत ही बैकवर्ड थे डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फील्ड में। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, इस वजह से जो इनकम है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होने में थोड़ा सा डिस्पैरिटी मतलब थोड़ा सा दुविधा देखा गया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, अब डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर इंक्रीज की हम लोग इम्पोर्ट्स और डिक्रीज की एक्सपोर्ट्स, फॉरेन डेब्ट हैज़ इंक्रीज, तो फॉरेन का जो मनी था वो ज़्यादा ग्रो कर गया और हमारा जो है वो कम हो गया। अब जो है प्राइवेटाइजेशंस, सेकंड नंबर। तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल हैंडेड ओवर द ट्रांसफरेड द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? एकदम पर्सनल। तो पर्सनल अगर कोई उसको हैंडल कर रहा है, पर्सनल अगर उसको कोई हैंडल कर रहा है, खुद उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है इस सेक्टर में? प्राइवेटाइजेशन। इसके मेथड्स क्या क्या थे? फर्स्ट, प्राइवेटाइजेशंस में मेथड्स थे। फर्स्टली दोज एरियाज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। कुछ ऐसे एरिया थे सिर्फ रिजर्व किए जाते थे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए खुलते थे और वो प्राइवेट सेक्टर के लोग ही यूज़ कर सकते थे, उसको बुक किया जाता था। दूसरा, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन कंपनीज अंडर इज कंट्रोल इज गिव्स चार्ज ऑफ मैनेजमेंट द प्राइवेट कंपनीज टू स्टेट कीप्स मैनेजमेंट इनटू ओन हैंड एंड गिव्स ओनरशिप टू प्राइवेट कंपनी। जो राज्य सरकार थे, जो राज्य थे वो उसके खुद के कंपनी में उसकी कोई दाखिलदारी, कुछ चार्ज, कुछ मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो थे वो खुद ही मैनेजमेंट होते थे। जो उनके खुद के थे कंपनी वो खुद ही ऑनरशिप में थे, तो इसीलिए उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता था।
अब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज था और क्या क्या एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, पहला। दूसरा, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। इसमें कैपिटल भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल अगर ज़्यादा लगाया तो उसका जो प्रोडक्शन है इसीलिए उसकी बढ़ोतरी हुई। अगर हम कोई भी खाने में, कोई भी चीज़ में ज़्यादा वो डाल, जैसे कि खीर बना रहे उसमें थोड़ा सा मीठा डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा डालोगे तो वो खाने में मजा आएगा। तो हमारे में कहते हैं कि जैसा तुम उसको बोओगे वो ऐसा ही फल देगा। तो प्राइवेटाइजेशन में अगर उन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट अच्छा किया तो उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ। तीसरा, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो वर्किंग कैपेसिटी है पब्लिक सेक्टर में उसका जो है इम्प्रूव्ड हुआ, और वो जो प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइज के नाम से जाने लगे। एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब डिसएडवांटेज क्या था, इसका दो पहलू, एक अच्छा और एक बुरा, मतलब उसमें और नुकसान क्या हुआ। इकोनॉमिक पावर हैज़ सेंट्रलाइज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो इकोनॉमिक पावर थे उसका जो परिणाम आया केंद्र में, वो बिकॉज ऑफ विच ए विल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज, क्योंकि एक मोनोपोली नाम के एक बिजनेस जो है मार्केट में आ गई, वो बढ़ गया। इसमें उन लोगों को नुकसान हुआ, प्राइवेटाइजेशन वालों को। कॉटेज इंडस्ट्री हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। जो कॉटेज इंडस्ट्री थे वो ज़्यादा से बेहतर डेवलप नहीं हुआ प्राइवेटाइजेशन। ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिट। जो लार्ज इंडस्ट्री थे वही मतलब जो है उसको ही बेनिफिट मिला। प्राइसेस हैव नॉट रिमाइंड अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन हैज लेड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। जो प्राइसेस थे प्राइवेटाइजेशन में उसका जो अंडर कंट्रोल था उसको बार बार रिमाइंड करते थे, इसलिए प्रॉब्लम फेस होने पड़े प्राइस राइज में। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन जो एक प्रोसेस है जो एक कनेक्ट करते एक देश से दूसरे देश के, ताकि आर्थिक स्थिति उसकी बेहतर हो। एज अ रिजल्ट विच फॉलो ऑफ गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी एंड लेबर इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इस वजह जो है हमको माल और अच्छी सेवा, अच्छी तकनीक और लेबर जो है वो इजीली मिल जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में। फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो इम्प्रूवमेंट्स थे ग्लोबलाइजेशन को नीचे दिए गए। पहला, ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। जो ऑब्स्टेकल्स थे दोनों देश के बिजनेस का वो रिमूव किया गया उसको। दूसरा, सच कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड द कैपिटल एक्सचेंज एंड इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशंस। ऐसा कंडीशन क्रिएट किया गया जो कैपिटल एक्सचेंज है बहुत इजीली किया जाए, ताकि दो जगह को जहाँ पे दो देश में इसका मतलब बिजनेस हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। जो ऑब्स्टेकल टेक्नोलॉजी था वो जो है उसको रिमूव किया गया। अब फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमंग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फ्री एक्सचेंज लेबर, जो लेबर में एक्सचेंज करने वो जो लेबर होते थे उसको फ्री में जो है एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया गया पूरे दुनिया में। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें मिक्स्ड एफर्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर इन इंडियन इकोनॉमी, मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज व्हिच आर फॉलोज। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन में देखे गए, उसमें से जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज जो पहले देखें। एडवांटेज, फर्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मनी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते थे, इनकरेज टू ग्लोबल, और वो उत्साह देते थे ताकि वो ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड ट्रेड में मार्केटिंग करें। दूसरा, बिजनेस करें। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो गुड्स थे वो प्रोड्यूस होने उसका बढ़ गया अलग अलग देश में, ये जो है ग्लोबलाइजेशन में। थर्ड,
डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन बी विथस्टैंड कंपटीशन इन इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबल। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि हमारे भारतवर्ष है वो एकदम खड़े रहे कंपटीशन में, ताकि जो उसका इंटरनेशनल लेवल है वो ग्लोबलाइजेशन में उनका जो है एक मतलब वर्ल्ड ट्रेड में उसका नाम। डिसएडवांटेज क्या क्या था? डिसएडवांटेज, एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अटेंड टू इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। जो एक्सपेक्टेड सक्सेस थे उसका जो सॉल्यूशंस थे प्रॉब्लम का, जैसे प्रॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, गरीबी बढ़ गया, बेकारी हो गया ग्लोबलाइजेशन के चलते। सेकेंड नंबर, डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विद दे शुड हैव एक्वायर्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो प्रॉपर बेनिफिट्स जो होता है उसके बढ़ आते एक्सपोर्ट करने में वो एक्वायर्ड कर रहे थे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन एक्वायर्ड मोर बेनिफिट। लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थे वो बेनिफिट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है वो लेस बेनिफिट होते हैं, उसमें ज़्यादा और उसमें कम। अब एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है WTO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी, इसका स्थापना 1 जनवरी को हुआ था 1995 बाय द मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो मेंबर नेशंस थे, जातीय जो लोग थे वो यूनाइटेड नेशंस में। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड जेनेवा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इन ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो नीचे दिया गया है। टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग, पहला जो ऑब्स्टेकल्स इन ग्लोबल ट्रेडिंग में उसको दूर करना। दूसरा, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन द इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है हमारे देश में फॉरेन ट्रेड में उसको भी मिटा दो। टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, कोऑपरेट करो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी में। टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड, उसको सॉल्व करो, जो ट्रेड है उसको सॉल्व करो और उसके जो डिस्प्यूट है उसको इस दुनिया से भगाओ। अब इसके फंक्शंस, टू सेट अप द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू। फंक्शन क्या था? वो जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड करते उसका जो एग्रीमेंट होता था रिलेटेड जो होता था वो मल्टीनेशनल ट्रेड में एग्रीमेंट होता था और वो इसके साथ जुड़ते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड, वो थोड़े से कम करते थे, मल्टीनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते थे। WTO एनकरेज अनबेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, WT जो है उत्साह करते थे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। डिफरेंट नेशंस फॉलोज देयर ओन नेशनल पॉलिसी, अलग अलग जो नेशंस थे वो उसके जो पॉलिसी है वो यूज़ करते थे। इट ऑब्जर्व देम द सजेस्ट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स, ये जो है सजेस्ट करते थे कि वो जो उसके जो इम्प्रूवमेंट्स है वो उसमें दे सके। अब इम्पैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो है वो WTO के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। सो दैट विल बी इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स वुड इंडिया एक्वायर डिस्कस बिलो। और अब इस दौरान इंडिया को कैसा प्रॉफिट मिलता है वो नीचे दिया गया है। फर्स्ट, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड वॉज 5%, इंडिया का योगदान 5% है वर्ल्ड ट्रेड में। आवर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज tremendously due to increase to international trade and the result of India's contribution world trade in increased to 1%। अभी जो है ट्रिमेंडसली हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो बाहर के देशों के साथ ट्रेड कर रहे, इसके लिए 1% ज़्यादा हुआ है। 2, बीइंग मेंबर ऑफ WTO एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथेस आवर कंट्री हैज इंक्रीज। WTO के इस ट्रेडिंग के दौरान रेडीमेड क्लॉथ जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, बाहर से कपड़े आते आपको पता है। एज अ मेंबर ऑफ WTO, अगर एक WTO के मेंबर के हिसाब से हमारे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स जो है बाहर भेजते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो। 4th, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्रेशर ऑफ इम्पोर्ट्स रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज फॉर फॉरेन एक्सचेंज।
ये अगर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो जाए तो एक प्रेशर बना रहता है, जो इंपोर्ट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो ज़्यादा हमको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें बढ़ोतरी हो। दास अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया विल नॉट ओनली गेट अबव मेंशन बट benefit also has complete with some conditions. It is especially dependent on how fast India increases its infrastructural facilities, how development countries state India. इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होने के साथ साथ वो ये मेंशन करते हैं उसकी प्रॉफिट जैसी है उसके साथ उसकी कंडीशन भी उसको मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये जो है अभी टोटली डिपेंडेंट है इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और कैसे इसको और बढ़ाया जाए ताकि जो फैसिलिटीज़ है और कैसे इसको डेवलप किया जाए इंडिया को, वो उसको सीखना है कि कैसे हमारे देश की बिजनेस जो है दूसरे देश के साथ उसकी जो है वो बढ़ाया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके पहले आपको आज होमवर्क में क्या हो रहा है वो आप लोग अच्छे तरह से सुन लो। पहला तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस के 4 एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन और डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन ऐसे नहीं लिखना है, आपको बॉक्स बना के कॉलम बना के एक तरफ एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन लिखना है, दूसरी तरफ डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का भी सेम डिसएडवांटेज और एडवांटेज बॉक्स बना के कॉलम बना के, ग्लोबलाइजेशन का भी सेम डिसएडवांटेज और एडवांटेज को जो है आपको कॉलम बना के, उसके साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको लिखना है, और उसके साथ साथ आपको वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी के 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, और साथ साथ उसकी 4 फंक्शन भी आपको होमवर्क में मुझे लिख के बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो है दूसरे पार्ट का एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।